दोस्तों ये सेशन आपके लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि आप देखने वाले हैं एक शानदार सा बेहतरीन सा इंटरव्यू धर्मेंद्र सर के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई के पद पर गोरखपुर में कार्यरत है। अच्छा सर, अगर हम बात करेंगे, ठीक है, सारी तैयारी और सारी चीज़ें होने के बाद, रिजल्ट के बाद जब ज्वाइनिंग मिल जाती है, तो ज्वाइनिंग के बाद जैसा कि आपका एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, तो इस जॉब में क्या आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छी है, रुतबा है, पैसा है, या और जो भी चीज़ें जैसी हैं, तो क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि दरोगा जो पद है, जो सब इंस्पेक्टर का पद है, उसे पुलिस विभाग में पुलिस विभाग के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। कह सकते हैं सर कि एक लाइफ है, मान लीजिए 70-80 साल ऑन एन एवरेज हम जीवित रहेंगे, इसमें से अगर हम साल 6 महीना लग कर पढ़ लें तो फिर बाकी की लाइफ सेट है, तो क्यों ना पूरी तरीके से पढ़े। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 महीने साल भर में आप नौकरी पा जाएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि 6 महीने साल भर अगर आपने बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया, वो प्लेटफॉर्म ज़रूर बन जाएगा जहाँ से आपको ये महसूस होने लगेगा कि नहीं यार, मैं कुछ कर सकता हूँ। किसी एक सब्जेक्ट में आप सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्वालिफाई कर पाए और बाकियों में आप 40 में से अगर 35 भी ऑन एन एवरेज ले आए तो शायद कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे। ऐसा अगर है कि किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप डाउन हैं और बाकी तीनों में आप काफ़ी ऊपर हैं, तब तो सेक्शनल का फ़ायदा आपको मिलता है। सर, तैयारी के दरमियान फ्रेंड सर्कल कैसा रखना चाहिए? मतलब ग्रुप स्टडी करनी चाहिए या अकेले पढ़ना चाहिए, या किस तरह से चीज़ें रखनी चाहिए? सर, इसके लिए तो मैं कहूँगा कि आपको टाइम आउट लेना चाहिए। तो सर, ये मान लिया जाए कि जैसा कि आपने बताया जीएस के मामले में स्ट्रेटजी, और ख़ास करके देखा जाए तो बच्चों की ज़्यादातर समस्या जीके जीएस को ही लेकर रहे कि इसमें ज़्यादा मार्क्स कैसे गेन किए हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप गरीब पैदा हुए हैं, आप गरीब मरना मत, आप मेहनत करना, आप अपने घर वालों के लिए मेहनत करना, आपकी पुश्तें बदल जाएंगी और आपका वो गांव बदल जाएगा जिस गांव से आप निकल के आए हैं। सर, जैसा कि आपका एक लंबा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है और हज़ारों, या यूँ कह लीजिए कि 12 सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस में आप लाखों बच्चों को आपने पढ़ाया है, आपने ऑफलाइन भी पढ़ाया, आपने कुछ वर्ष ऑनलाइन भी पढ़ाया, तो बच्चों के बीच में यूपी संगम बाई एमडी क्लासेस से पढ़ने को लेकर, इसके कंटेंट को लेकर, टीचर्स को लेकर क्या विचार आपको मिले, क्या फीडबैक आपको मिला? नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाई एमडी क्लासेस पर। दोस्तों ये सेशन आपके लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि आप देखने वाले हैं एक शानदार सा बेहतरीन सा इंटरव्यू धर्मेंद्र सर के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई के पद पर गोरखपुर में कार्यरत है। स्वागत है साथियों। ये सेशन इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि धर्मेंद्र सर का एक लंबा टीचिंग एक्सपीरियंस भी रहा है। लगभग 12 वर्षों तक सर ने अध्यापन का कार्य भी किया है और सर के पढ़ाए हुए तकरीबन 150 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो कि विभाग में एसआई के पद पर ही कार्यरत है। तो इस तरह से सर अपने बच्चों को, जो सर ने पढ़ाया है, जिस तरह से सिलेक्ट कराया है, और खुद भी आज सर उस पद पर कार्यरत हैं, तो एक अच्छा अनुभव सर के पास है। और बहुत सारे जो आपके डाउट्स होते हैं एसआई को लेकर और जो विभिन्न एग्जाम की तैयारी एंड ऑल चीज़ों को लेकर डाउट्स होते हैं, इस सेशन में निश्चित रूप से आपके दूर हो पाएंगे। तो अंत तक सेशन को ज़रूर देखिएगा और चीज़ों को समझकर उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करके अपनी तैयारी को आगे आप बढ़ा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं धर्मेंद्र सर से कि क्या कुछ सर का एक्सपीरियंस रहा इस जॉब को लेकर। सर, जैसा कि सर ने बताया, मैं पिछले 12 सालों से टीचिंग का कार्य कर रहा था। उसके बाद मैंने यूपीएसआई की जॉब चुनी। मैंने खुद जब यूपीएसआई की तैयारी की, तो क्योंकि मैं अध्यापन का कार्य कर रहा था और मैं मैथ्स और रीजनिंग सब्जेक्ट को ही डील करता था, तो इसमें इस एग्ज़ाम में जो 2 पेपर होते हैं, जो 2 सब्जेक्ट होते हैं, जो हमारा जीएस और हिंदी है, तो इन दोनों में मेरी जानकारी निल है। निल थी, आप कह सकते हैं, मेरी जानकारी निल थी, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता था। हिंदी बिल्कुल नया था क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम के ज़रूर हैं, लेकिन पेपर में जो हिंदी आती है वो बहुत क्लिष्ट होती है। तो उसको सीखने के लिए एक नया चैलेंज था, लेकिन मुझे मालूम था कि हिंदी सीखी जा सकती है, इतना टफ नहीं है। अगर 3-4 महीने में थोड़ा सा अच्छा मेहनत कर ले तो पेपर में आने वाली हिंदी को हम लोग अच्छे से डील कर सकते हैं। और यूपीएसआई के पेपर में हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी मेरिट को बढ़ाता है, और हिंदी पे ज़्यादा फोकस भी करना चाहिए क्योंकि 10 मिनट में आप 10 मिनट के अंदर आप इस सेशन को कर भी पाएंगे। पूरे 40 सवाल जो आते हैं आप उसको कर भी पाएंगे और ये आपकी मेरिट को बढ़ाएगा। तो इस पे एक विशेष ध्यान देने वाला होता है और इसको तैयार करना बहुत कठिन नहीं है। बस हाँ, अगर आपके अंदर लगन है, मेहनत है, और क्योंकि आप यूपीएसआई बनना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी लगन और मेहनत का परिचय ज़रूर देंगे।
तो इसको अच्छे से पढ़ के किया जा सकता है। दूसरा सब्जेक्ट जो जीएस है, तो जीएस मेरे लिए इसलिए आसान था इसमें, क्योंकि ओवरऑल किसी भी एग्ज़ाम में हमें पूरा जीएस पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर बात यूपीएसआई की करें, तो मुझे किसी ने बताया था कि 24 सवाल जो है सिर्फ पॉलिटी से आते हैं। तो मेरे अंदर एक अलग सा उत्साह था कि यार अगर एक सब्जेक्ट सिर्फ पॉलिटी को तैयार कर ले तो 24 सवाल, और पास होने के लिए सिर्फ 14 सवाल चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट को पास होने के लिए सिर्फ 14 सवाल चाहिए और पॉलिटी से ही 24 सवाल आ सकते हैं। तो मेरे अंदर था कि यार सही बात है, पूरे जीएस को तैयार कर पाना तो एक बिल्कुल वो वाली बात है ना कि समुंदर को छान लेना वाली बात है, और उसमें से एक सब्जेक्ट पॉलिटी को तैयार करना, तो मैंने पॉलिटी पे विशेष ध्यान दिया। और एक समय तो मुझे घमंड होने लगा था कि यार अब तो मैं पॉलिटी भी पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही पॉलिटी पढ़ ली थी। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो उसमें मुझे डर नहीं था। हिंदी मैंने तैयार कर ली थी और पॉलिटी को मैंने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया था। और क्योंकि जब आप पढ़ने लगेंगे तो फिर एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, आपको मज़ा आने लगेगा। और फिर जब मॉक देते हैं और मॉक में जब आप 40 में से 30 सवाल 35 सवाल टिक कर रहे होते हैं, आपको आ रहा होता है, तो जैसे-जैसे आप पेपर को कर रहे हैं और आप ज़्यादा मैक्सिमम सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं, वैसे-वैसे आपको खुशी भी होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पढ़ने की इच्छा जागृत होती है। तो ऐसे ये सफ़र बड़ा दिलचस्प रहा मेरा यूपीएसआई बनने का, और मज़ा आने लगा था। तो सर यहाँ पर एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि पॉलिटी से लगभग 24 क्वेश्चन तक आते हैं, तो ये किस प्रकार से 24 क्वेश्चन, क्या कुछ उसमें रहता है? देखिए, मैंने फिर कहा कि मुझे किसी ने बताया था हाँ, हाँ। कि पॉलिटी से 24 सवाल आएँगे। हाँ, तो मैंने तो उसकी बात मान ली कि हाँ भाई 24 आते हैं। तो मैंने सोचा कि 24 आते हैं तो मैं इतनी प्रिपरेशन करके जाऊँ कि उस 24 में कम से कम 20 तो मैं सही करूँ। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम में जब मैं गया तो मैंने देखा कि 24 सवाल एग्ज़ैक्ट नहीं आते हैं, हाँ। 15-16 सवाल रहे होंगे। हाँ, ठीक है, 15-16 सवाल, बाकी 2-2 3-3 सवाल हर सब्जेक्ट से थे। हाँ, तो अब समस्या ये थी कि मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखे थे, जैसे हर हर पेपर के 200-300 क्वेश्चन पेट होते हैं, हाँ। जो बार-बार रिपीट करते हैं। हुँ, तो मैंने उन पेपरों में से वो 200-300 क्वेश्चन जो है मल्टीपल बार प्रिपेयर कर लिए थे। जैसे मुझे किसी ने बताया कि इकोनॉमिक्स से सवाल आते हैं, तो यूट्यूब पे मैंने किसी टीचर का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन एक वीडियो देखा था, 1 घंटे 13 मिनट समथिंग का था, और बस उसी वीडियो को मैंने मल्टीपल 7-8 बार देखा था, और मुझे पेपर में 3 सवाल मिले थे। तो ऐसे जो हर टॉपिक के जो मोस्ट फेवरेबल सवाल होते हैं, उन पे मैंने यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके उनको 2-2 3-3 बार देख लिया था। तो मेरे 1-2 सवाल किसी और टॉपिक के, 1-2 सवाल किसी और टॉपिक के, ऐसे कई सवाल और भी कवर हो गए थे। कुल मिला के जहाँ तक मुझे याद है, मेरे 30 सवाल सही थे जीएस में। तो मैं ये नहीं कहूँगा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि 24 सवाल मुझे बताए गए थे, और मैंने उस बात को अपने दिमाग में बसा लिया था कि 24 आएँगे, भले एग्ज़ाम में 24 नहीं आए, लेकिन जितने भी आए ज़्यादातर मेरे सही थे, 1-2 सवाल ही मेरे गलत रहे होंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि 24 सवाल के चक्कर में आपने सोचा कि हाँ। इसको इतना अच्छे से तैयार कर दिया जाए कि ये मिस हाँ, मुझे ये लगा कि सारे सब्जेक्ट को तैयार करने से अच्छा है कि एक इस पे पर। इतना कमांड कर लें कि अगर उसके 24 आ जाएँ तो उसमें मेरे 22-23 सही हो जाए। हाँ। तो ये मैं माना, तो ये अच्छी बात यही थी कि मुझे इसका फ़ायदा मिल गया। सर 5-6 क्वेश्चन मूल विधि से भी देखने को मिल जाते हैं, उसमें कुछ एक्ट वगैरह के भी क्वेश्चन रहते हैं, तो क्या आप उस पर भी आपने थोड़ा फोकस किया कैसे? मैं सच कहूँ तो मैंने उस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया, हुँ, क्योंकि एक होता है ना कि आप यूपीएसआई के, जैसे 2017 का पेपर हुआ था, तो उसमें उसके 27 सेट हुए थे। तो मैंने उन 27 सेट को जब रिवीज़न किया, तो मैंने ये चीज़ देखी कि मूल विधि के जो क्वेश्चन्स हैं वो उतने कंसिस्टेंट नहीं हैं। मूल विधि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें कहाँ से क्या पूछ लेगा आपको नहीं पता है। लेकिन पॉलिटी जो है, हुँ। पॉलिटी के सवाल पेट होते हैं। जैसे मैं कहूँ तो भाग 5 तक, अगर पॉलिटी में भाग 5 तक की बात करें, तो वो सवाल बहुत बार रिपीट होते हैं। हुँ। वो इतनी बार रिपीट होंगे, तो वो 5 पार्ट मैंने बहुत अच्छे से तैयार कर लिए थे। और मैंने मूल विधि पढ़ी थी, एक मुझे याद है कि मैंने मूल विधि के लिए कोई 13 मिनट का एक वीडियो देखा था। उस 13 मिनट में कुछ वीडियो दिए, उसमें कुछ धाराएँ दी गई थी जो इम्पोर्टेंट थी, बताया जा रहा था। मैंने वो वीडियो 7-8 बार देखा होगा, क्योंकि आप एक बात जान लीजिए, मैं ये मान के चल रहा था कि मैं जो पढ़ूँगा वही एग्ज़ाम में आएगा। तो सर ये मान लिया जाए कि जैसा कि आपने बताया जीएस के मामले में स्ट्रेटजी, और खास करके देखा जाए तो बच्चों की ज़्यादातर समस्या जीके जीएस को ही लेकर रहे कि इसमें ज़्यादा मार्क्स कैसे गेन किए जाएँ। तो आपके अकॉर्डिंग ये मान लिया जाए कि अगर जैसे पॉलिटी के, संविधान के अगर 15-16 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर एक प्रॉपर मैराथन बच्चा किसी भी टीचर का देख ले और उसी को बार-बार रिवाइज़ करे, उसी का बढ़िया नोट्स बनाए, तो उसके मैक्सिमम क्वेश्चन उसके हो। बिल्कुल, आप एक बात जान लीजिए कि कंटेंट की बच्चों को कमी नहीं है। टीचर्स बहुत हैं, और मैं ये भी कहूँगा कि बहुत अनुभवी टीचर्स भी हैं।
हर एक चैनल पे टीचर्स अवेलेबल हैं। यूट्यूब आपके पास एक ग्रंथ है, आप उसे ले लीजिए, उस पर ढूंढिए, छानिए, बहुत लोग मिलेंगे। तो आप समझिए किसी एक पर, किसी एक विश्वसनीय टीचर पे आप भरोसा कर लें और उसका कंटेंट आप बार बार रिवाइज करें, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता एग्जाम में क्या आने वाला है। लेकिन अगर आप मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करेंगे तो आपको बेनिफिट जरूर होगा। लाइब्रेरी में रह के पढ़ता था, और लाइब्रेरी में आपको बता दें कि दिवाली में 5 दिन की छुट्टियां हो गई थी, सारी लाइब्रेरी बंद हो गई थी, लेकिन एक तुषार लाइब्रेरी थी, वो रोज का 45 रुपए ले रहे थे। मैं घर नहीं गया, मेरा घर लाइब्रेरी से 2 किलोमीटर दूर था, लेकिन मैं घर नहीं गया। मैंने वो 45 रुपए वाली लाइब्रेरी जो डे की थी वो ज्वाइन की, और मैं 5 दिन लाइब्रेरी में पढ़ा, मैं घर नहीं आया। मैंने सोचा एक दिवाली खराब हो जाएगी, कोई बात नहीं, वो खराब नहीं होनी है यार, आपको मजा आने लगेगा जब आप पढ़ने लगेंगे, और जब लोग आपके सामने डिस्कस करेंगे और आपको उसके आंसर्स आ रहे होंगे, आपको लगेगा यार वाकई मुझे कुछ आ रहा है। मजा आता है भाई, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती, ठीक है। और मतलब कह सकते हैं सर कि एक लाइफ है, मान लीजिए 70-80 साल ऑन एन एवरेज हम जीवित रहेंगे, इसमें से अगर हम साल 6 महीना लग कर पढ़ लें तो फिर बाकी की लाइफ सेट है, तो क्यों ना पूरी तरीके से पढ़े। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 महीने साल भर में आप नौकरी पा जाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि 6 महीने साल भर अगर आपने बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया तो वो प्लेटफॉर्म जरूर बन जाएगा जहां से आपको ये महसूस होने लगेगा कि नहीं यार मैं कुछ कर सकता हूँ। मतलब कह सकते हैं कि आप कम से कम 6 महीने पूरे फोकस होकर लोगों से, दुनिया से गायब हो जाइए, सिर्फ अपने आप को दे लिए और अपने सिलेबस पे दीजिए, पढ़िए। बिल्कुल, जैसा कहा जाता है किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, और वाकई एक बार दिल लगा के बैठिए, लोग यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं यार, यूपीएसआई क्या है, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है कि आपको दिखावे की दुनिया से दूर जाना होगा। सर लाइब्रेरी, जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी आपने लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करी, तो लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं टाइम में। तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, वहाँ मुझे बहुत सारे बच्चे जानते थे पहले से, बड़ा डिस्टर्बेंस रहता था, लेकिन मैंने एक कोने का एक सीट ली, और अपना मैं दिन भर वहीं मैं उठता भी नहीं था, बैठा रहता था, वहीं सो जाता था। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ना बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन फिर वही बात है कि इनर डेडिकेशन आपके अंदर से आना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, आप बैठिए भाई, लोग तो आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन आपको पता है कि आपका टारगेट क्या है, आप उस टारगेट को हिट करेंगे, उसके लिए कितना एफर्ट लगता है। आप कंटिन्यूस 5-6 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे। आप 1 घंटे पढ़िए, बीच में रेस्ट लीजिए 10 मिनट का, फिर 1 घंटे पढ़िए, बीच में 10 मिनट का रेस्ट लीजिए, ठीक है। धीरे धीरे, शुरू में तो नहीं, शुरू में आप बोर होंगे, ऊबेंगे, लेकिन जैसे जैसे 1-2 महीने बाद आदत पड़ जाएगी ना आपकी, फिर आप बैठ के पढ़ने भी लगेंगे और आपको मजा आएगा। तो मैं कहूँ तो अ, पढ़ाई मेरे लिए एक ऐसा है कि 12 साल पढ़ाने के बाद जब मैं फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की मैं, तो आसान नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियों को मैं अपनी कहानी सुनाऊँगा कि मैंने एक समय ऐसी तैयारी की थी कि पढ़ते-पढ़ते किताबें फाड़ डाली थी मैंने। हाँ, मज़ा आता है, आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। सर इस संदर्भ में मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे छात्रों का भी ये डाउट रहता है कि मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है और जीएस है, 4 सब्जेक्ट हैं। मैथ्स और रीजनिंग में अमूमन हर कोई ये कहता है कि इसमें मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है, 40 क्वेश्चन आते हैं तो 40 में 38-39 तक किया जा सकता है, रीजनिंग में भी सेम ऐसे ही किया जा सकता है, तो क्या वाकई में ऐसा है? हाँ, ज़्यादातर कह सकते हैं ऐसा है, क्योंकि मैथ्स में तो है, मैथ्स में तो बिल्कुल है, क्योंकि मैथ्स जो है पूरा एप्रोप्रिएट होता है। मेरा कहने का मतलब है, चाहे आप उस सवाल को लगाएँ, चाहे मैं उस सवाल को लगाऊँ, चाहे कोई भी सवाल को लगाए, अगर सही करेगा तो आंसर ही किया आएगा। तो उसमें तो है, लेकिन रीजनिंग में मैं नहीं कहूँगा। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए सामान्य ज्ञान पे कोई सवाल आ गया या कोई सामाजिक मुद्दा आ गया, आजकल रीजनिंग में पूछे जाते हैं, ठीक है, उसमें आपको अपना ओपिनियन देना है। तो एक मुद्दे पे आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, मेरा ओपिनियन कुछ और हो सकता है, तो ऐसे ओपिनियन बढ़ जाते हैं। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, या रीजनिंग में वो सवाल जिनको सही करने पर अगर एक ही आंसर आ रहा है, तो वो तो सब लोग कर पाएंगे। लेकिन अगर जिनमें थॉट प्रोसेस वाली बात होती है, तो उसमें थॉट प्रोसेस बदलते हैं लोगों के, तो आंसर भी बदलते हैं। तर्क वाले, जैसे तर्क शक्ति वाले सवाल होते हैं, तो उनमें तो भाई आपका तर्क कुछ कह सकता है, मेरा तर्क कुछ कह सकता है, हम दोनों एक ही टॉपिक को लेके हमारे बीच मतभेद हो सकता है। तो उनमें तो मैं नहीं कहूँगा कि सब लोग सही कर पाएंगे। मतलब जो मानसिक अभिरुचि हाँ, वो नहीं, उनमें तो फिर उनमें तो विवाद हो जाता है। अब पता नहीं उन्होंने क्या सोच के बनाया है, उनके आंसर डिफरेंट हो जाते हैं हमारे से, तो उसमें नहीं कहेंगे। लेकिन जो पर्टिकुलर फिक्स जिनके आंसर होते हैं, उनको मैक्सिमम किया जा सकता है, बिल्कुल होता है ऐसा। सर इस बार की वैकेंसी में ऐसा हुआ है कि जो 4,500 के आसपास की वैकेंसी है, इस बार जैसे पहले भी ये था कि सेक्शनल कट ऑफ है 35% का, मतलब 40 में से आपको 14 क्वेश्चन सही करने हैं,
इस बार एक चीज और ले आए हैं कि पूरे का 50% भी कम से कम होना हाँ, चाहिए। सर मैं इसको क्लियर कर दूं, पहले भी था ये नया नहीं है। अच्छा हाँ, पहले भी था ये। अच्छा अच्छा। और ये 2017 वाले पेपर में भी था, लेकिन वहाँ पे सेक्शनल 50% था। हर सब्जेक्ट में जैसे 20-40 सवाल आ रहे हैं, तो हर सब्जेक्ट में 20 सवाल करने होते थे और ओवरऑल 50% करना ही होता था। चलें। पिछली बार इसे 35% कर दिया गया है। तो ये 50% वाला जो सर कह रहे हैं कि नया है, नया नहीं है, ये पहले की वैकेंसीज में भी रहा है। तो इसको लेकर प्रेशर में थोड़ा नहीं, कोई आप इस पर समझिए कि अगर आप सेक्शनल 35% सब में ला रहे हैं, तो आप बिल्कुल आप 50% आराम से ले आएंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होता। और वैसे भी हम कह सकते हैं कि अगर किसी एक सब्जेक्ट में आप सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्वालिफाई कर पाए और बाकियों में आप 40 में से अगर 35 भी ऑन एन एवरेज ले आए तो शायद कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे, मेरिट में नहीं आ पाएंगे। मेरा कहने का मतलब है आपको इस बात पर दिमाग ही नहीं लगाना है। वो इसलिए सर कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप ओवरऑल सब में 36% पाए या 50% पाए, तो आप ये बात जानिए कि अगर है कि किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप डाउन हैं और बाकी तीनों में आप काफ़ी ऊपर हैं, तब तो सेक्शनल का फ़ायदा आपको मिलता है। जैसा एक एग्जांपल के थ्रू मैं कहूँ कि मैथ में मेरे 40 में मान लीजिए 38 सही हैं, रीजनिंग में मेरे 40 में 36 सही हैं, हिंदी में मेरे 40 में 30 सही हैं, और भगवान न करे कि जीएस में मेरे 40 में 15 सही हैं। तो अब यहाँ पे 14 सवाल वाली कैटेगरी में आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप पास हैं, लेकिन आपने बाकियों में इतना अच्छा किया है कि ओवरऑल आप काफ़ी बूस्ट कर गए हैं, तो आप ऊपर की रैंकिंग में नजर आएंगे। लेकिन अगर आप ये 35% का कैटेगरी सब में कर रहे हैं, तो आप ओवरऑल इतने पिछड़ जाएंगे कि आप जो लिस्ट बनेगी टॉपर की, उस लिस्ट में ही नहीं आएंगे। तो आपको लिस्ट से ध्यान नहीं देना है। ये 35% वाला तो सिर्फ एक ये है कि आप अच्छा करें सब में, बाकी 35% और 50% को ध्यान में मत रखिए। बहुत सारे बच्चे इसको पार भी करे होंगे, लेकिन वो तो ऊपर की लिस्ट में ही नहीं होंगे। अच्छा सर, तैयारी के दौरान ना जो नोट्स है इसका क्या रोल आप मानते हैं? नोट्स बनाए, डीपली नोट्स बनाए या शॉर्ट नोट्स बनाए, किस तरह से मतलब करना चाहिए सब्जेक्ट वाइज? मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, क्या चारों सब्जेक्ट में नोट्स बनाने की जरूरत है या फिर केवल जीके जीएस में या केवल हिंदी? नहीं, नोट्स तो बिल्कुल हेल्पफुल होंगे, और नोट्स बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि एट द लास्ट टाइम आपको उसका बेनिफिट मिले। एक सारांश है, आपने बहुत सारी तैयारी की है, उसमें से एक निचोड़ निकाला है कि ये चीज़ें जो हैं, ये हमारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम कम फोकस कर पाए हैं। तो आपके पास वो लिखा पढ़ी में कहीं रखा होगा, तो आप उससे बार बार रिवाइज करेंगे मल्टीपल टाइम, तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। नोट्स का तो बिल्कुल रोल है। और मैं ये भी कहूँगा कि सर, तैयारी करने वाले बच्चे दो तरह के होंगे। एक सीजनल होते हैं कि यूपीएसआई की भर्ती आई और बढ़ते-बढ़ते उनको उसके पहले उसको कुछ पता नहीं था। और एक होता है जैसे जिन बच्चों ने 2017 में तैयारी की यूपीएसआई की, और यूपीएसआई 2017 काफ़ी टफ रहा, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो लड़के लगे रहे, और बाद में 2023 में उनमें से ज़्यादातर बच्चे सेलेक्ट हो गए। हाँ, 21 तो हाँ, 21 वाले में जिसकी भर्ती 23 में हुई, तो अब वहाँ जो 2021 में सेलेक्ट नहीं हुए हैं, अगर वो रेगुलर तैयारी कर रहे होंगे, तो उनकी तैयारी का लेवल बढ़ा होगा, और इस बार जो 4,543 वैकेंसी उनके लिए आई है, तो उसमें उनको वाकई वो एज में होंगे, उन्होंने इतनी तैयारी कर रखी है, तो उन्हें बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो सर, ये 4,543 जो पद हैं, इनके लिए अभी डाटा आया था कि 16.5 लाख जो है फॉर्म पड़े हैं। तो कंपटीशन को कैसा देखा जाए कि ज्यादा है, कम है, या फिर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है भाई, 16.5 लाख बच्चे हैं, लेकिन आप समझिए कि इसमें ज्यादातर भीड़ है। हाँ, अब वैकेंसी वैसे ही कम है, 45 कुछ वैकेंसी हैं, लेकिन हाँ, मेरा मानना है कि 50,000 क्रीम बच्चे होंगे जो फाइट करेंगे, और 50,000 भी बहुत हुए, बहुत 10 गुना हो गए जो क्रीम बच्चे हैं, जो मतलब जो डेस्परेट हैं, जिनको फाइट। हाँ बिल्कुल, जो आपका पत्ता काट देंगे। तो ये जान लीजिए 50,000 बच्चा होगा इस 16.5 लाख में, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे वो भी तो हैं जो पिछली वैकेंसीज में नहीं हुए। और शायद आप लोग को जानकारी है या नहीं, वैसे तो आप लोग को होगी कि इस बार 3 साल सबको बढ़ा दिए गए हैं। हाँ, तो भाई, तो 3 साल बढ़ाने के बाद बहुत सारे बच्चे उसमें भी कवर हो गए होंगे जो छट रहे होंगे इस क्राइटेरिया में। तो फाइट तो होगी, और फिर वही बात है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हाँ, आप ये बात जान ले। मतलब कह सकते हैं कि संघर्षों की रात जितनी अंधेरी होगी, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमके। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बिल्कुल कहेंगे। और अच्छी चीज़ है, आप समझिए कि आपको एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म दिया गया है जहाँ पर आपको अपनी काबिलियत शो करनी है। और यहाँ पे ये बहुत बढ़िया लगता है हमको कि इतने बच्चे हैं,
और जूझ के आते हैं। आप समझिए जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं और सिलेक्शन के बाद जब किसी पीडीएफ में उनका नाम दिखता है तो यार मतलब वो फीलिंग अलग है, उसको बयां नहीं किया जा सकता। हाँ मतलब एक व्यक्ति नहीं, एक परिवार, मैं तो परिवार भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि कुछ पुश्तें बदल जाती हैं। सर तैयारी के दरमियान फ्रेंड सर्कल कैसा रखना चाहिए, मतलब ग्रुप स्टडी करनी चाहिए या अकेले पढ़ना चाहिए या किस तरह से चीज़ें रखनी चाहिए? सर इसके लिए तो मैं कहूँगा कि आपको टाइम बाउंड लेना चाहिए। हाँ, मतलब एक दिन में आप चारों सब्जेक्ट को कवर भी करें, एक मॉक भी दें और फिर एक आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा हो जहाँ पे आप डिस्कशन भी करें, जहाँ पे सारे महारथी इकट्ठा होकर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करें। एक सवाल पूछा जाए, उसके बाद फिर अपनी अपनी जानकारी दी जाए, उससे डाउट क्लियर होता है। डाउट क्लियर होता है और पढ़ाई में मन भी लगता है, कंपटीशन भी बिल्कुल कंपटीशन की भावना बरकरार रहनी चाहिए, बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग पढ़ते थे तो जैसे कोई टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद अब हम लोग एमसीक्यू लगा रहे हैं। अब एमसीक्यू लगा रहे तो 4-6 बच्चे मिलकर लगाते थे, तो उसमें मार हो जाती थी साहब। हाँ, वो कहता था ये सही है मैंने पढ़ा है, हमने कहा नहीं ये सही है, फिर हो जाती थी चर्चा, फिर 4 ग्रंथ निकाले जाते थे, फिर उनका कंपेरिजन किया जाता था, देखा जाता था कि कौन सही है कौन। अच्छा, इस तरह से डिस्कशन जो होते हैं वो लंबे समय तक याद भी रहते हैं। हेल्दी होते हैं वो डिस्कशन होने चाहिए। आप बहुत ज़्यादा अकेले ना पढ़ें, मतलब एक क्राइटेरिया तब आप अकेले पढ़ें, उसके बाद फिर आप अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करें। सर जैसा कि आपका एक लंबा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है और हज़ारों या यूँ कह लीजिए कि 12 सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस में आप लाखों बच्चों को आपने पढ़ाया है, आपने ऑफलाइन भी पढ़ाया, आपने कुछ वर्ष ऑनलाइन भी पढ़ाया। तो बच्चों के बीच में यूपी संगम बाई एमडी क्लासेस से पढ़ने को लेकर, इसके कंटेंट को लेकर, टीचर्स को लेकर क्या विचार आपको मिले, क्या फीडबैक आपको मिला? अम, पिछले साल मैं एमडी क्लासेस की टीम में एज ए टीचर जुड़ा हुआ था। कई जगहों पे मैं गया जहाँ पे एमडी क्लासेस से जुड़े हुए बच्चे मिलते हैं, और क्योंकि मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि एमडी क्लासेस बहुत अच्छा काम कर रही है, टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, और इस टीम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस बात से भी बढ़ जाती है कि बहुत सारे बच्चे आप लोगों पे भरोसा करते हैं। और अच्छी बात है, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाया हुआ हूँ, सिर्फ इसलिए इसका गुणगान नहीं करूँगा, लेकिन हाँ नाम है, एमडी क्लासेस का काफ़ी नाम है, बच्चे मिलते रहते हैं और बताते रहते हैं कि सर हम यहाँ से पढ़े हुए थे और आपकी टीम काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है, और मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी को कि आप बच्चों की इस जवाबदेही पर खरे उतरें। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल उतरेंगे। सर फिज़िकल को लेकर थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि बच्चे अभी पूरी तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी पे लगे हैं, मतलब रिटन एग्ज़ाम की, या फिर थोड़ा साथ में फिज़िकल भी करते रहें? नहीं, पढ़ाई का और फिजिकल का कोई वैसा नहीं है। आप तो फिजिकल तो आपको हमेशा करते रहना चाहिए। मतलब आप फिट हैं, आप समझते हैं कि एक कहावत है, आप ऐसे कह लीजिए कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क होता है। तो आप अपना फिजिकल थोड़ा बहुत हमेशा करिए, योगा है, थोड़ा बहुत रनिंग है, उसका पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है कि आप यूपीएसआई को ही लेके फिजिकल सोच रहे हैं, तो मैं तो इसको बिल्कुल रिलेट नहीं करूँगा। आप वैसे भी थोड़ा बहुत करते रहें, शरीर फिट रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। सामान्यतः सर फिज़िकल के लिए कितना टाइम मिल जाता है एग्ज़ाम के बाद? काफ़ी टाइम मिलता है सर, बिल्कुल फिजिकल के लिए काफ़ी समय मिलेगा। अभी आप फिजिकल को लेके बिल्कुल परेशान ना हों। मुझे लगता है कि पेपर के बाद, भी तैयारी शुरू हाँ, की जा पेपर के बाद रिज़ल्ट आने तक सब बहुत सारा समय हो जाता है। वो बात अलग है कि मैं बहुत डरता था। हुँ। मुझे याद है कि 12 नवंबर को मेरा एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, और मैंने सितंबर में ही आलमबाग में एक राजू सर हैं आरडीएस स्टेडियम में, वो अपनी कोचिंग चलाते हैं, और मैंने जॉइन कर लिया था कि मुझे डंडा मार के दौड़ाइए, लेकिन दौड़ाइए, क्योंकि मुझे लगता था 5 किलोमीटर बहुत होता है, मैं दौड़ नहीं पाऊँगा। हाँ। हाँ, तो मैंने तो पेपर के 2 महीने पहले से रनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो जैसा कि आपने बताया कि आपको लगता था कि 5 किलोमीटर बहुत है, दौड़ नहीं पाऊँगा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों को लगता है, क्या वाक़ई में क्या चैलेंजेस फेस किए आपने? आसान है? नहीं सर, पैरों में दर्द होता है और बहुत भयंकर दर्द होता है। हाँ, सिन पेन होगा आपको, आपको लगेगा कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। लेकिन हाँ। फिर वही बात है, 21 या 25 दिन अगर किसी काम को आप लगातार करते रहेंगे तो बाद में वो हैबिट में आ जाएगा, और हैबिट में आने के बाद दिक्कत नहीं होती है। पहला कदम जो है वो थोड़ा टफ है। उसके बाद जब आपको दर्द होने लगेगा तो आपको लगेगा कि मैं नहीं, ऐसी नौकरी नहीं करूँगा जिसमें इतना दर्द झेलना पड़े। लेकिन धीरे-धीरे फिर चीज़ें आसान हो जाएँगी और रूटीन वर्क हो जाता है, फिर आपको मज़ा आने लगेगा। सर रनिंग के अलावा ऐसा कुछ फिज़िकल में जो थोड़ा चैलेंजिंग होता है या जिसके लिए विशेष ध्यान देना नहीं, ज़रूरी पड़ता है? क्योंकि पेपर में तो सिर्फ रनिंग है, हुँ। तो आप रनिंग पे ध्यान दीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं। वो तो आप जब
रनिंग कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रनिंग से पहले स्ट्रेचिंग की क्या अहमियत है, थोड़ा बहुत तो वो सब तो आप साथ में करते रहेंगे, उसके लिए कुछ अलग से आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, अगर हम बात करेंगे, ठीक है, सारी तैयारी और सारी चीज़ें होने के बाद, रिजल्ट के बाद जब ज्वाइनिंग मिल जाती है, तो ज्वाइनिंग के बाद जैसा कि आपका एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, तो इस जॉब में क्या आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छी है, रुतबा है, पैसा है, या और जो भी चीज़ें जैसी हैं, तो क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि दरोगा जो पद है, जो सब इंस्पेक्टर का पद है, उसे पुलिस विभाग में पुलिस विभाग के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। मतलब आप समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भरा जो पद है वो सब इंस्पेक्टर है। जो पुलिस विभाग दो हिस्सों में बटा है, एक गस्टेड ऑफिसर का, एक नॉन गस्टेड ऑफिसर का। तो ये बीच की कड़ी है, तो बहुत महत्वपूर्ण पद है। सिर्फ भौकाल के चक्कर में ना आए, जिम्मेदारी भरा पद है। और आप ये जान लीजिए कि अगर आप बढ़िया तरीके से नौकरी कर रहे हैं तो त्वरित न्याय वाली बात है, आप लोगों को त्वरित लाभ दे पाएंगे, पीड़ितों को त्वरित लाभ दे पाएंगे। पुलिस की नौकरी सेवा है, और सेवा है तो समर्पण है। तो आप समझिए कि इसको किसी अतिरिक्त लाभ के रूप में ना देखें, लोगों से जुड़े, लोगों की सेवा करें। और मैंने पहले भी कहा कि पुलिस विभाग की रीढ़ की हड्डी है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है सब इंस्पेक्टर का। सर, जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई का पद जो है बहुत ही अच्छा पद माना जाता है, इसमें सैलरी कितनी होती है? सामान्यतः 50,000 प्लस सैलरी है, और ठीक ठाक सैलरी है। मतलब आप सैलरी को एक हैंडसम पैकेज है, और 50,000 रुपये कम नहीं होते। ठीक है, तो सैलरी सर ठीक है, अच्छी है, और आप बढ़िया अपनी नौकरी को। सर, सैलरी के अलावा और क्या-क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती हैं? बहुत खास सुविधाएं नहीं है, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी है। आपको आपके घर जो लोग भी डिपेंडेंट होंगे, आपको उसके लिए जो कैशलेस कार्ड है पंडित दीनदयाल जी का, वो आपको मिल जाता है, और आप अपना परिवार का इलाज करा सकते हैं। और बाकी थोड़े बहुत सैलरी में ही जुड़ के, जैसे हम लोग का व्हीकल का जो खर्चा है वो आता है, पौष्टिक आहार का खर्चा मिलता है, तो सैलरी में जुड़ के आता है। सर, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे पोस्टिंग वगैरह को लेकर, क्या आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास पोस्टिंग मिल सकती है, या होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, और अगर दूर मिलती है तो कितने समय बाद आसपास पोस्टिंग मिलने की कुछ संभावना बनती है? ये तो सर ये जान लीजिए कि होम डिस्ट्रिक्ट तो नहीं मिलता है, और आसपास का, होम डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ आसपास का जिला भी नहीं मिलता है। दूरी होती है थोड़ी, लेकिन छुट्टियां भी हैं, और समय समय पे आप जरूरत के हिसाब से छुट्टी ले सकते हैं। छुट्टियों की अब उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी पहले थी, अब छुट्टियां प्रॉपर मिल भी जाती हैं। और अपने विवेक से, अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से अपनी छुट्टी लीजिए, और बहुत दिक्कत वाली बात अब उतनी मुझे महसूस नहीं होती। अच्छा सर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पुलिस विभाग में इतने ज़्यादा काम होते हैं, कभी दिन में है, कभी रात में काम है, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि चौबीसों घंटे ड्यूटी पर रहना पड़ा? हाँ बिल्कुल, देखिए, पुलिस विभाग में कोई टाइमिंग नहीं है। आप समझ लीजिए इमरजेंसी में आपको 2-2 3-3 दिन भी बिना सोए काम करना पड़ सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। आप मान चलिए कि साल भर में ऐसा 1-2 बार मौका आ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको तैयार रहना है। मैंने पहले भी कहा कि ये सेवा है, और सेवा में आप बिल्कुल तत्पर रहिए हमेशा। सर, पुलिस विभाग में स्टार को लेकर क्या महत्व है और किस तरह से चीज़ें होती हैं? अब पुलिस विभाग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 पोस्टें होती हैं, 2 कैटेगरी हैं सामान्यतः। जैसे एक जीओ, जिसको गजेटेड ऑफिसर्स कहते हैं, जो आयोग से आते हैं। जैसे जो आईपीएस होते हैं वो यूपीएससी से आते हैं, और उसके बाद जो डिप्टी एसपी आते हैं वो यूपीपीसीएस से आते हैं। उसके बाद नॉन गजेटेड स्टार्ट होता है। तो जैसे इंस्पेक्टर है जिनके 3 स्टार होते हैं, तो डायरेक्ट उनकी भर्ती नहीं होती है। सब इंस्पेक्टर प्रमोट होकर इंस्पेक्टर हो जाते हैं, 2 स्टार्स। और सिंगल स्टार वाले जो होते हैं वो एएसआई होते हैं। और उसके पहले अगर बात करें तो कांस्टेबल्स जो होते हैं, हमारे सिपाही जो होते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण पद है। मैं बिल्कुल कहूँगा कि सिपाही सबसे छोटा रैंक जरूर है, लेकिन पुलिस विभाग में सबसे महत्वपूर्ण पद भी वही है। ठीक है, वहीं से हम लोग का स्टार्ट होता है सब। तो सिपाही प्रमोट होके फिर सब इंस्पेक्टर हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो इंस्पेक्टर हो जाते हैं। अच्छा सर, अगर मान लीजिए एज ए एसआई जिसका भी ज्वाइनिंग होता है,
तो किस प्रकार से प्रमोशन का प्रोसेस रहता है? लगभग कितने सालों में पहला प्रमोशन मिलता है और कहाँ तक प्रमोशन जाता है? 10 से 12 सालों में मुझे लगता है पहला प्रमोशन होगा और आप एसआई से इंस्पेक्टर हो जाएंगे और फिर 10-12 साल और लगेंगे, फिर आप डिप्टी एसपी हो जाएंगे। अच्छा, मैक्सिमम मतलब डिप्टी एसपी तक। कुछ बच्चे होंगे जो शायद एडिशनल भी हो जाएं, लेकिन उसके बाद तो नहीं। हाँ, एडिशनल एसपी तक लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चा ही ऐसा होगा जो एसआई हो और एडिशनल एसपी तक पहुंचे, लेकिन डिप्टी एसपी तो ज़्यादातर लोग हो जाएंगे। जी। सर, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये स्पेशली लड़कियों के लिए है। बहुत सारे लोग और बहुत सारी लड़कियों का ये मानना रहता है कि पुलिस की नौकरी लड़कियों के लिए उतनी सही नहीं है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, आज के आधुनिक दौर में जहाँ लड़कियाँ और लड़कों में इस बात को लेके कंपटीशन है कि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है, तो वहाँ बिल्कुल मैं इस बात को नहीं कहूँगा कि पुलिस की नौकरी लड़कियों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है भाई? भाई जहाँ कंधे से कंधा मिला के लड़कियाँ लड़कों के साथ चल रही हैं, तो वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा क्या है जो हम कर सकते हैं और लड़कियाँ नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं और कर रही हैं। ठीक है, काफ़ी वैकेंसीज़ हैं जिसमें लड़कियों की भागीदारी काफ़ी ठीक है, अच्छी है और कहीं भी वो कम नहीं है, वो बेहतर है। आप समझ लीजिए कि आप ये मत सोचिएगा कि आप लड़के हैं तो लड़कियों से बेहतर कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल समझ लीजिए, ये तो एक अपनी बात है ना कि आप अपनी नौकरी को कैसे लेते हैं। लड़कियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं। बिल्कुल। तो सर, क्या डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि जो मेल एसआई होते हैं उनके कंपैरिजन में फीमेल एसआई को थोड़ा कुछ सुविधाएं ज़्यादा मिलती हो सरकार की तरफ से या नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। अगर पद सेम है, नौकरी सेम है, सैलरी सेम है, तो ज़िम्मेदारी भी सेम है। आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा पद है, ज़िम्मेदारी भरा पद है, महत्वपूर्ण पद है। आप ये समझिए कि इस नौकरी को पाने के लिए बहुत सारे लोग सालों से लाइन में लगे हुए हैं। जो बच्चे 2017 में सफलता नहीं पाए, उन्होंने 2021 में प्रयास किया, बहुत सारे बच्चे उसमें सेलेक्ट हो गए और जो 2021 में नहीं हो पाए, वो इस वैकेंसीज़ में लगे हुए हैं। और यकीन मानिए कि 16 लाख फॉर्म जैसे पड़े हुए हैं, 4000 कुछ पद हैं, 4500 कुछ पद हैं, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़बरदस्त होगा। लेकिन मैंने फिर कहा कि राजा का लड़का ही राजा नहीं होगा। इस भर्ती में वही सेलेक्ट होंगे जिनके अंदर मादा होगा। आप नौकरी पाने के लिए कितने डेस्परेट हैं, ये दिखेगा। और करिए तैयारी, किस बात का डर है? सिलेक्शन लीजिए, इतनी पढ़ाई करिए कि फिर आप आगे अपनी तैयारी की मिसाल दे सकें। लोगों को लगे, जिस क्षेत्र से लोग निकल के आते हैं, आप समझ लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप एक बार सेलेक्ट हो गए, उस गाँव से बहुत से लोग आपको देख के आते हैं। मुझे याद है एक लड़का देवेंद्र नाम का था हरदोई से, जब वो एसएससी की तैयारी करने के लिए हमारे पास आया था, तो उसके गाँव से वो पहला बच्चा था जो एसएससी में सेलेक्ट हुआ था। लेकिन उसको देख के बाद में शोभित आया, विनोद आया, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो उसके गाँव से आए और वो सभी सेलेक्ट हो गए। अब उनको देख के न जाने कितने बच्चे अपने गाँव से निकल के शहरों की तरफ आते हैं, उस उम्मीद में कि उनका परिवार बदलेगा, उनका समाज बदलेगा, और बदलता है। आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। आप गरीब पैदा हुए हैं, आप गरीब मरना मत, आप मेहनत करना, आप अपने घरवालों के लिए मेहनत करना, आपकी पुश्तें बदल जाएँगी और आपका वो गाँव बदल जाएगा जिस गाँव से आप निकल के आए हैं। तो तैयारी का आलम ये हो कि आप बाद में उसकी मिसाल पेश कर सकें। जी लगा के पढ़िए, पढ़िए, पढ़ते-पढ़ते किताबें फाड़ डालिए, ठीक है? मज़ा आएगा, आपको अंदर से एक ऊर्जा फ़ील होगी, आपको लगेगा कि वाक़ई आपने कुछ किया अपने जीवन में। तो आप कुछ करिए, आप अपने परिवार में दूसरों की तुलना मत निकलना, आप अपने परिवार को एक अलग लेवल पे ले जाना। लोग आपको, आपके परिवार को आपके नाम से पहचानेंगे। वो व्यक्ति जो आपके घर के सामने से जाता होगा और आपके पिता को भाव नहीं देता होगा, आपकी नौकरी की में आने के बाद ऐसा दिन नहीं होगा जब वो आपके पिताजी से नमस्कार किए बिना चला जाए। तो ये हमारे माता-पिता ही हमारी जीवन की असली पूँजी हैं और मोटिवेशन घर में है आपके, कहीं और नहीं है। अपने माँ-बाप को देखिए, उनके सपनों को जीजिए और उनके लिए कुछ करिए। नमस्कार। तो बिल्कुल साथियों, सर के कहने का तात्पर्य यह रहा कि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। यहाँ सियासत का मतलब सफलता समझिएगा। विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। उड़ान तय करेगी आसमान किसका है, उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। एक बार पुनः धर्मेंद्र सर को ढेर सारा आभार कि सर ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमें और आपको दिया। निश्चित रूप से धर्मेंद्र सर ने आपको न केवल बहुत सारे स्तर पर मोटिवेट किया,
बल्कि साथ में बहुत सारे डाउट्स भी आपके दूर किए। निश्चित रूप से सर की बातों को सुनकर अब आप पूरे मोटिवेट हुए होंगे और इस मोटिवेशन को बरकरार रखेंगे और निश्चित रूप से बहुत जल्द अच्छी तैयारी करके एग्जाम देकर सफलता प्राप्ति के साथ ही डबल स्टार वाली यूपीएसआई की इस वर्दी को पहनेंगे और न केवल अपने सपनों को पूरा करेंगे बल्कि अपने अपनों की उम्मीदों पर भी खरे उतरेंगे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। सेशन को लाइक भी करिएगा, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको यह सेशन और धर्मेंद्र सर का मोटिवेशन भरा ये तगड़ा धुआंधार ज्वलंत इंटरव्यू कैसा लगा। आभार साथियों।